बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। बड़ी अहम ख़बर एक हमारे सामने आ गई है, वो सनम जावेद के हवाले से है। और सनम जावेद को लेके हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है और किस चीज़ का बदला है जो सनम जावेद से लिया जा रहा है, ये तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये भी आपको बताऊँगी कि इद्दत निकाह केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा देने वाले जज के लिए कितना मुआवजा और किस चीज़ का मुआवजा रखा गया था। और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है। शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि इस वक्त जो है सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो ये कि पिछले काफ़ी अरसे से ख़वातीन के हवाले से आवाज़ उठ रही थी और बार बार कहा जा रहा था कि आखिर सनम जावेद और आलिया हमज़ा का क्या कसूर है। पहले तक ये कहा जाता रहा कि सनम जावेद जो हैं उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि पूरे मुल्क में आग लगा दो, और उसके बाद बड़ी जगहों पर ये इंसिडेंट्स हुए कि जगहों को आग लगाई गई और हमारे सामने यही इल्ज़ाम आता रहा। अभी मैं सुन रही थी जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर मुनीब फ़ारूक जो हैं वो सामने आए। मुनीब फ़ारूक जो थे वो वीडियो लिंक के ऊपर उनके साथ मौजूद थे, जिसके अंदर मुनीब फ़ारूक ने बताया कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को सनम जावेद के ऊपर किस बात का गुस्सा है या क्या वजह है कि सनम जावेद को रिहा नहीं किया जा रहा। ये जो अभी तक के इल्ज़ामात थे, ये सारे इल्ज़ामात ऐसा लग रहा है कि झूठ का एक पलंदा थे। उनका ये कहना है कि हमारी जब भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या जब भी लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि सनम जावेद को किसी सूरत भी हम जेल से बाहर नहीं आने देंगे। उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि सनम जावेद ने जो हमारा वहाँ पर फोर्स का एक अहलकार खड़ा था या 9 मई के हवाले से, तो उसको ये कहा था कि इमरान खान को तुम लोग पकड़ कर ले गए हो, क्या वो आर्मी चीफ अपनी बहन देने गया है या कुछ इस किस्म की गुफ्तगू की जो कि मुनासिब नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि नाजेबा थी। और उस फोर्स के जो एहलकार ने ये सारी गुफ्तगू आगे पहुंचाई, जिसके बाद फैसला हुआ कि सनम जावेद को गिरफ्तार किया जाएगा। और वो ये कहते हैं कि सनम जावेद को नहीं छोड़ा जाएगा और आर्मी चीफ ये कभी नहीं भूलेगा कि उसके ख़वातीन के हवाले से ये बात की। पहली बात तो ये कि इस बात की कोई मुसद्दक़ा रिपोर्ट नहीं है या कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वाकई सनम जावेद ने ये सारी गुफ्तगू की हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 3 पुलिस एहलकार गवाह के तौर पे पेश हों और ये कहें कि हमने खुद अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा कि इमरान खान 9 मई के हवाले से बाकायदा तौर पे एक प्लान कर रहे थे। सारा झूठ का पलंदा है। अगर ये फ़र्ज़ भी कर लेते हैं तो क्या हम इन आँखों के साथ जो कुछ देख रहे हैं फस्तायत के माहौल के अंदर कि किस तरह से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हो रहे हैं, किस तरह से मियाँ बीवी की वीडियोस लीक हो रही हैं, किस तरह से जजेस के घरों के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं, किस तरह से औरतों को घसीटा जा रहा है, किस तरह से उनके साथ नारवा सलूक बरता जा रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड हैं? बिल्कुल नहीं है। ना तो सनम जावेद के हवाले से अपने तौर पे कोई भी ये कानून से बालातर होकर फैसला कर सकता है कि सनम जावेद ने ये गुफ्तगू की होगी, और ना ही कोई इसकी जस्टिफिकेशन दे सकता है कि जो घरों के अंदर औरतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हो रहे हैं, ख़वातीन जो इस वक्त हिरासा हैं की जा रही हैं या गिरफ्तार हैं, जिसमें आलिया हमज़ा के बेडरूम के अंदर घुस के आलिया हमज़ा को अरेस्ट किया गया था, तो ये मंजर कौम कभी भी नहीं भूल सकती। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुनीब फ़ारूक के ज़रिए सामने आई हैं। अब आते हैं दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि इद्दत निकाह केस आजकल बड़ा नज़रों के अंदर है कि उसके अंदर क्या मुतवक्के तौर पे फ़ैसला आ सकता है। इद्दत निकाह केस के अंदर जिस जज ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा दी, जज कुदरतुल्ला, उनकी तरक्की कर दी गई है। अब ये तरक्की ग्रेड 19 से 20 में की गई है, जिसके बाद वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि ये तरक्की क्यों हुई, सवाल ये है कि जिसने भी ये सुना कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में सज़ा देने वाला जज तरक्की पा गया है, अगर वो मेरिट पर भी तरक्की पाकर गया है, तो हर जहन के अंदर ये सवाल है कि शायद उसे इस सज़ा का मुआवजा इस तरक्की की सूरत में दिया गया है। लेकिन याद रहे कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक जज हैं नसर मिनुल्लाह साहब, उनको भी तरक्की दी गई है, आगे ले जाया गया है। लेकिन सबको नज़र आ रहा है कि तरक्कियाँ किस बुनियाद पर हो रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से ये देखा भी जा रहा है और ये बात भी हो रही है कि यहाँ पर ज़ाती ज़रूरत के तहत या तो मुतवक्के तौर पे कल फैसला आएगा या आइन और कानून के दरमियान एक जंग हमें देखने में आएगी। आज एक फुल कोर्ट इजलास हुआ था और इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर बाकायदा तौर पे मुशावरत की गई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली या तवक्को आप कह सकते हैं कि कल मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला भी आ जाएगा। अब आते हैं इद्दत केस के ऊपर एक मरतबा फिर से, जिसके अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है।
وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خاور مانیکا نے اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں ایک درخواست دائر کی. آپ نے تاریخ کا سیاہ چہرہ دیکھنا ہو تو خاور مانیکا ہمیشہ تاریخ کے صفحات کے اندر کالے حروف میں لکھا جائے گا, اگر سنہری حروف میں یہ شخص کبھی نہیں آئے گا. آپ نے اگر بے شرمی کا چہرہ دیکھنا ہوگا تو خاور مانیکا جیسے کردار آپ کو ہمیشہ تاریخ میں نظر آئیں گے. خاور مانیکا نے اب یہ کام کیا ہے کہ اس نے اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے, اور اس درخواست میں اس نے کہا ہے کہ جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں بشرا بیگم, ان کے 2018 میں جو ماہواری کا ان کا پورا سرکل تھا ان کے پیریڈز کا, اس کا جائزہ لینے کے لیے حکومتی ادارے کا اعلیٰ سطحی میڈیکل بورڈ ایک تشکیل دیا جائے. اس میں اپنے طور کے اندر ججز کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سال 2018 کے ماہواری پیریڈز کے حوالے سے وہ ایک میڈیکل بورڈ چاہ رہے ہیں, مگر وہ حکومتی ادارے کے ماتحت کیوں چاہ رہے ہیں؟ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ تشکیل کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ 6 سال پہلے ایک عورت کے سرکل کیا ہیں, وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی عمر بڑھتی ہے یا ڈھلتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا انٹرنل سسٹم بھی مکمل طور پہ تبدیل ہوتا ہے, جس میں اوپر نیچے بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ خاور مانیکا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کل کی جو ایک بک بک پریس کانفرنس خاور مانیکا نے کی, اس کے اندر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اسلام اور شریعت کا مسئلہ ہے, میں قوم کو جگانا چاہتا ہوں. آپ نے قوم کو جگا دیا, آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ خاور مانیکا بار بار التوا چاہ رہے ہیں؟ اگر تو وہ کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کوئی فیصلہ کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے؟ دوسری طرف جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں جو ان کیسز کو سن رہے ہیں, مجوکا صاحب, وہ آخر کیوں التوا کے ان تمام جو حربے ہیں ان کے اندر وہ شامل باقاعدہ طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں عدت کیس کے اندر کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, مگر یہ ایک ذلت کی انتہا ہے کہ ایک عورت کو چوک چراہے کے اندر اس کی جسمانی تبدیلیوں, اس کی ماہواری اور اس کے اس تمام انٹرنل معاملات جو ہیں ان کو بالکل ایسے کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ سراسر زیادتی اور ذلت کی انتہا ہے. وہ اگر اس کی سابقہ بیوی تھی تو یاد رہے وہ ایک خاتون بھی ہیں, یاد رہے کہ وہ سابقہ جو ہیں وہ خاتون اول بھی رہ چکی ہیں. اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ روایت سیٹ کرنے جا رہے ہیں, کیا ہم آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک راستہ کھولنے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی دوسرے شخص کی بیوی پر جا کر حملہ آور ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جو ابھی سے کچھ دیر پہلے آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے, خالد خورشید صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے, اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں کہ کسی قسم کے کوئی این او سی کا انتظار نہیں کیا جائے گا. بغیر این او سی عاشورہ کے بعد جہاں پر دل کرے گا مجمع وہیں پر اکٹھا ہوگا, جہاں پر دل کرے گا وہیں پہ سٹیج بنے گا, وہیں پہ جلوس نکالا جائے گا اور وہیں پر جلسہ کیا جائے گا. تو ایسا لگتا ہے اگر عاشورہ کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں شامل ہوگی, اس میں پورا وہ اپوزیشن کا الائنس شامل ہوگا جس میں آپ بڑی مشکل سے ہاتھ ڈالنے کی جرات کر سکیں گے, اور اگر ایسا ہوا تو اس کا خمیازہ پھر تمام لوگوں کو بھگتنا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.